Once again, hello everyone. Welcome to Heritage. This is architect Mrityunjay Bhusan and today हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लोग सर्विसेज का दूसरा लेक्चर है ना, सर्विसेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है ना, सर्विसेज में कहाँ तक पढ़ लिए थे? मैं एक्चुअली 2-3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन था, पटना में था नहीं, नेपाल साइड चला गया था साइड विजिट के लिए। हाइजेन-विलियम इक्वेशन और मैनिंग फार्मूला। अच्छा, उस पे क्वेश्चन सब लगा लिए, लिख लिए थे? एस्केलेटर्स एलिवेटर्स का हो गया था। अच्छा अच्छा। आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सर्विसेज का ही है। छोटा सा टॉपिक है ये। कर दो सर। क्या बोल रहे हैं? ऑन है सर, ऑन है, ऑन है, हाँ 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 हाँ, ऑन है ना। मेनली 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला और दूसरा सेप्टिक टैंक वाला। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला आज खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और ये वाला टॉपिक जो है ना, अगर जिसका भी पढ़ा हुआ है, जिसका अच्छा से पकड़े इस टॉपिक पे, तो वो स्किप कर लेना, कि अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम कहीं और कोई भी और टॉपिक कवर कर सकते हो। बाकी जिसमें थोड़ा सा जिसको जिसको डाउट है वो अपना ये चैप्टर देख लो, रिवाइज हो जाएगा। छोटा सा ही चीज है और लगातार जो है ना, मीन्स ये सब टॉपिक से आर्किटेक्चर वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस बार ज्यादा रहेंगे, तो इस टॉपिक को पिकअप हो सकता है कि करेगा आईटी के जीपी। और 1-2 बार प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि वो आईटी की जीपी ही पिकअप किया हुआ है। तो 1 नंबर वाला में हो या 2 मार्क्स वाला में, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर बताओ, ओम्स लॉ क्या है? हाँ हाँ, पार्ट का है, सर्विसेज में आता है। B1 या B2 ये है तुम्हारा, हाँ, बी करके है लास्ट वाला पार्ट, मीन्स बी 1.2 में बिल्डिंग करके है लिखा हुआ, बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी वाला करके होगा, प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी करके होगा, देख लेना। तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें 4-5 फार्मूला है, बस वो ध्यान रखना है। बाकी ओम्स लॉ क्या है बताओ? सर V इक्वल टू IR। V इक्वल्स टू IR है ओम्स लॉ। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, दैट इज V बराबर IR। हाँ ठीक है। V क्या है यहाँ पे? आराम आराम से खत्म करते हैं टॉपिक को। V है वोल्टेज, वोल्टेज, I करंट, और R रेजिस्टेंस, यूनिट बताओ? वोल्ट, करंट, एम्पियर पियर, और ये ओम। 1/ओम को महो या साइमन बोलते हैं ना, तो वो हो जाता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। तो रेसिस्टेंस वाली चीज V बराबर IR। V वोल्ट, I करंट और R रेसिस्टेंस। वोल्ट वोल्ट हो गया वोल्टेज वोल्ट, और करंट एम्पियर में, रेसिस्टेंस ओम में। ठीक है। दूसरा पार्ट देखना, जो टू द पॉइंट वाला फॉर्मूला है, बस वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, तो लास्ट में मैं वो डिस्कस कर दूंगा, तो तुम लोग देख लेना उसमें क्या है, बता दूंगा टॉपिक। मेनली हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। एक है इलेक्ट्रिक पावर, इसका फॉर्मूला बताओ। पावर का फॉर्मूला, पावर इज पावर इज V/R। एनर्जी पर यूनिट टाइम ना। और इस टॉपिक में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा या इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। मीन्स P बराबर, इसको W लिखते हैं, W/T करके। और कुछ कुछ फॉर्मूला है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर का, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। P बराबर पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है तुम्हारा P बराबर VI। ठीक है।
और एक होता है तुम्हारा आई स्क्वायर आर, क्योंकि v बराबर आई आर, v बराबर आई आर रखेंगे तो ये आई स्क्वायर इंटू आर, और एक लिख लेना v स्क्वायर बाय आर। ये हो गया टोटल तुम्हारा पावर का फॉर्मूला, ठीक है। P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर वी स्क्वायर बार। क्या है वी आई आर? वोल्टेज, वोल्ट, एम्पियर, एम्पियर, रेसिस्टेंस मीन्स ओम या रेजिस्टेंस, भी वोल्टेज और रेसिस्टेंस वाला। तो पावर का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना थोड़ा, P बराबर वी आई, ये वाला। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर फॉर्मूला निकाले, देखो 1 2 और तीसरा नंबर पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकाले तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर फॉर्मूला निकालें तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू P गुना T। ये वाला यूज है, देखना गेट में, प्रीवियस ईयर गेट में इसका यूज किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं वॉट इक्वल्स टू, सॉरी W, ये W इक्वल्स टू P इंटू T, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। अब क्या करो तुम, P के जगह पे सारा ये वैल्यू रखते जाओ और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला मिलते जाएगा। तो P का यहाँ पे वैल्यू रखें, P बराबर वी आई, तो वी आई इंटू टी, एक फॉर्मूला यहाँ लग गया वी आई टी। P बराबर वी आई, तो वी आई यहाँ रख दिया तो वी आई टी हो गया। दूसरा देखो P बराबर आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर है, तो P के जगह पे वी स्क्वायर बाय आर भी रख दो इनटू टाइम। तो तुम्हारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये 3-4 फॉर्मूला डिराइव हो गया यहाँ से। तो इंपॉर्टेंट वन इज ये, एक पावर वाला, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये वाला चीज, ठीक है। इधर मिटाऊं? इधर मैं मिटा रहा हूँ, ओके। एक टर्म है आपका, फोर्थ वन इज पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या होता है, कोई आइडिया? बताओ, किसी को फॉर्मूला अगर याद हो तो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला। Current actually flowing upon ठीक है। पावर फैक्टर जनरली जो है ना, 3 टाइप का पावर होता है बेसिकली। एक तो होता है तुम्हारा एक्चुअल पावर, एक होता है तुम्हारा रिएक्टिव पावर, और एक होता है तुम्हारा एपरेंट पावर। एक्चुअल पावर जैसे कि हम लोग मार्केट से बल्ब खरीद के लाए, तो वहां पे पूछते हैं ना कितना वाट का है, तो 100 वाट लिखा रहता है, या जो मतलब लिखा हुआ है उस पे, वो हो गया तुम्हारा एक्चुअल वाला पावर। एपरेंट वाला क्या होता है? एपरेंट वाला जो है, मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे। रियल पावर जो होता है वो होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर बीइंग यूज्ड, जो कि मेजर होता है आपका वॉट में। और एपरेंट पावर जो होता है, ये रिएक्टिव पावर प्लस एक्चुअल पावर का ये समेशन है। मींस एपरेंट पावर जो है, एपरेंट पावर होता है तुम्हारा रिएक्टिव पावर प्लस एपरेंट एक्चुअल पावर, और ये एपरेंट पावर है। और ये रिएक्टिव पावर क्या होता है? रिएक्टिव पावर क्या होता है, बताओ?
जैसे कि कोई सॉकेट है, ठीक है ना, यहाँ से सपोज करो कि कोई केबल निकल रहा है और यहाँ से जो है बल्ब जल रहा है, समझना क्या है ये, जो इस बल्ब पे लिखा हुआ है पी वॉट करके, वो तो हो गया इसका एक्चुअल पावर। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकला और यहाँ से जो ये जो हीट फॉलो होता है, इसमें जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी यहाँ पे, इस वाला यहाँ तक में, और यहाँ आगे जो है रियल वाला पावर पता चलता है कि मीन्स कितना लाइट दे रहा है, इससे इसके हिसाब से हम लोग को एक्चुअल पावर यहाँ पता चलता है। और एपरेंट पावर क्या होता है, अगर बेसिक देखें तो एक्चुअल पावर जो लिखा रहता है, और एपरेंट होता है कि वो दिखता है बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। एपरेंट पावर ज्यादा मतलब शो करेगा, यहाँ पे सपोज करो 100 वाट लिखा हुआ है ना, तो ये शो करेगा 100, 120, 100, 115, 120 करके, तो वो एपरेंट वाला, एपरेंट मीन्स अपीयर हो रहा है वैसा, बट एक्चुअल में पावर उतना है नहीं। जो एक्चुअल वाला होता है वो बेसिकली एपरेंट से कम ही होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला एक होता है तुम्हारा रियल पावर बाय एपरेंट पावर। अब ये पावर के टर्म में जो है ना, रियल पावर बाय एपरेंट पावर, ये दो चीज का हो सकता है, या तो वोल्ट वाला या एम्पियर वाला। तो पावर फैक्टर जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज तुमको याद रखना है तुम लोग को, या तो ये डायरेक्ट तुमको जो है आई रियल, कितना रियल करंट प्रोड्यूस हुआ और कितना आई ड्रॉन हुआ, या एपरेंट, आई एपरेंट, ये चीज अभी लिख लो, थोड़ा सा आगे जाके समझाते हैं ये। आई रियल अगर पावर फैक्टर में डायरेक्ट करंट से कंपेयर कराते हैं, तो आई एक्चुअल में कितना करंट निकला और कितना अपीयर हो रहा था उसके, आई रियल बाय आई एपरेंट। तो अगर आई एपरेंट निकालना है, मीन्स करंट एपरेंट करंट, तो पावर फैक्टर, सॉरी, आई रियल बाय पावर फैक्टर, आई रियल बाय पावर फैक्टर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ है गेट में, ध्यान ध्यान रखना ये सब चीज। और पावर फैक्टर का जो है ना रियल में मतलब है कि पावर फैक्टर मींस हाउ इफिशिएंटली वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, कितना इफिशिएंटली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, वो होता है पावर फैक्टर। गेट 2020 का एक क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट an electric lamp is rated 100 watt 100 watt if 220 volts is impressed on it and power factor is 0.85, the energy delivered in an hour, इन वॉट आवर में बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका। इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट एन इलेक्ट्रिक लैंप इज रेटेड 100 वॉट, रियल में पावर लिखा हुआ है 100 वॉट, इफ 220 वोल्ट 220 वोल्ट इज इम्प्रेस्ड ऑन इट एंड पावर फैक्टर इज 0.85, देन एनर्जी डिलीवर्ड इन एन आवर, एक आवर में, टाइम भी दे दिया है कि आपका एक आवर में कितना वाट आवर प्रोड्यूस होगा। और इसका पावर फैक्टर जो है, इफिशियंसी मींस 85% ही
इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो बताना है कितना एनर्जी इन वाट आवर में। तो सॉल्व करें। पावर फैक्टर सबसे पहले लिख लो, रियल पावर कितना है 100 वाट। टाइम दे रखा है 1 आवर के लिए, और पावर फैक्टर बराबर रियल पावर बाय एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर डायरेक्ट निकाल लें यहाँ से। रियल पावर हमेशा दिया रहेगा ये एपरेंट पावर, या अगर नहीं भी दिया रहता है तो पावर फैक्टर और यहाँ से एपरेंट पावर से मल्टीप्लाई करके एपरेंट पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर 0.85, सॉरी एपरेंट पावर हमेशा जो इधर जाएगा तो ये रियल पावर बाय में आ जाएगा। तो रियल पावर है आपका 100 वाट बाय पावर फैक्टर हो गया 0.85। तो कितना वाट आ रहा है देखो 100 बाय 0.85 करके 117.64। हाँ 117.64 वाट आ रहा है। ये तो वाट आ गया एपरेंट पावर, और 1 आवर में बोल रहा है ना, वाट आवर में। ये तो हम लोग का वाट आया है और 1 आवर में बोल रहे थे इनटू, और यहाँ से देखो पी आ गया, टोटल पी मींस एपरेंट पावर, ए डबल पी एपरेंट पावर आ गया। और ई बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ई बराबर सॉरी एनर्जी ये वाला में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला पी इंटू टी करके पढ़े थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डब्ल्यू बराबर पावर इंटू टाइम। तो पावर था तुम्हारा 117 1176.4 इंटू 1 आवर के लिए है, तो यही रह जाएगा 117.64 वाट आवर। एक बार जो है ना 2020 में ही शायद ये क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल हो गया था। फर्स्ट वाला जो आंसर रिलीज जब गेट किया हुआ था ना, तो वहां उस टाइम ये यूज कर दिया था, शायद 100 करके लिख दिया था, 100 वाट ही करके लिख दिया था। तो फिर मीन्स करेक्शन करके 117 के करीब लाया था वो। मीन्स हो सकता है कि उस टाइम मार्क्स टू ऑल शायद मुझे नहीं पता है, बट फर्स्ट बार में 100 एम्पियर ही लिखा हुआ, 100 वाट आवर ही लिखा हुआ। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जो अभी जस्ट पढ़े हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला बेसिक बेसिक सा चीज। सेम इस टाइप का क्वेश्चन एक बार गेट 2018 में भी आया हुआ है। एनर्जी और पावर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर, एनर्जी और पावर वाला, इन तीनों का बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद रखना। अगर छोटा छोटा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही वाला बेसिक बेसिक फॉर्मूला से बन जाएगा। इधर लिख ले रहे हैं गेट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका गेट 2018 का, बुक सामने रखना तुम लोग। अ सिंगल फेज न्यूट्रल एसपीएन electrical circuit has a power consumption (330 watt) considering a voltage of 110 volt and power factor of 0.8, the electric current gas ampere। क्या क्या दिया हुआ अपना,
पावर दिया हुआ है आपका रियल पावर 330 वॉट, और पावर फैक्टर है, वोल्ट भी दिया हुआ है 110 वोल्ट, और पावर फैक्टर दिया हुआ है अपना पास 0.8। तो इलेक्ट्रिक करंट बताना है, बताइए। क्या दिया हुआ Power देखो? is volt into current into power factor. हाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले आराम से लिखते हैं। पावर दिया हुआ है अपना 330 वॉट, ठीक है, और V दिया हुआ है आपका 110 वोल्ट, ठीक है, और पावर फैक्टर है आपका 0.8। तो पावर फैक्टर से हम लोग निकाल लेते हैं एपरेंट पावर वाला वैल्यू। तो पावर फैक्टर हो गया रियल पावर 330 वॉट बाय एपरेंट वाला। तो एपरेंट पावर क्या हो जाएगा, 330 वॉट बाय पावर फैक्टर 0.8। तो ये कितना वॉट आ गया बताओ? इसको करें पॉइंट, अगर 330 बाई 33/8 वॉट, 412.5. हाँ ये तो हो गया एपरेंट पावर। और एज वी नो P बराबर क्या था, वी आई। मुझे पावर पता चल गया, वोल्टेज पता है, तो कम करंट निकालना है, तो P बराबर वी आई से I बराबर क्या निकाल देंगे, P बाय V करके। तो अभी कितना आया है 33, जो भी है वैल्यू 8। ये तो हो गया तुम्हारा P का वैल्यू, और V 1/V है, तो वोल्टेज कितना है तुम्हारा 110, 1010 11 से 30 टाइम्स, तो 30/8 दैट इज कितना आ गया 3.75 एम्पियर। बस दैट्स ऑल। इसको और इतना ज्यादा खींचने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग को पावर फैक्टर पता है, देखो और शॉर्ट में चलते हैं, देखो जब हम लोग को पावर फैक्टर पता है तो वो आई रियल अपॉन आई एपरेंट भी निकाल सकते हैं ना, यही आई एपरेंट ही तो है। देखो पावर फैक्टर हम लोग को पता है 0.8, आई रियल जो है P बराबर वी आई से, यहां से निकाल लें हम लोग, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। तो क्या क्या दिया हुआ है यहां से, 330 वॉट दिया हुआ है ना, P बराबर वी आई, सॉरी P बराबर वी आई करके था। तो पावर हमको पता है, वोल्ट पता है, तो पावर 330 पता था और वोल्ट 110 पता है। तो एम आई तो निकल गया एक्चुअल वाला, आई बराबर 3 एम्पियर निकल गया। तो आई आर ये आ गया 3 एम्पियर बाय आई अपरेंट, और आई अपरेंट ही तो हम लोग को निकालना है, 3/0.8 करेंगे तो 30/8 दैट इज 3.75 एम्पियर, यहाँ से भी आ जाएगा। तो पावर फैक्टर ये भी हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। मिटा है? एक यूनिट को डिफाइंड करो तो कोई, एक यूनिट क्या होता है शॉर्ट में? 3.57 किलोवाट। कितना? 3.5। 1000 वॉट? 1000 watt hours is 1 watt hour. हाँ हाँ, इधर मिटा है, पूरा मिटा दें? जी सर. ओके।
1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आवर, बस। ठीक है, अगर वॉट में खाली दिया रहे या वॉट में अगर वैल्यू निकल रहा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो वॉट में बन जाएगा, और KWH को ही हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, बस ये चीज ध्यान रखें। कोई मणिपुर गवर्नमेंट का ये क्वेश्चन है, एन 1800 वॉट AC is installed in an office space if the office is working for 8 hours per day या in a day, and unit cost of electricity, एक यूनिट का जो है ना बिजली बिल है आपका, यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज RS 4 रुपया, then the total electricity bill for 5 days in रुपीज में बताना है। आपके पास ऑप्शंस भी है 3450, 3200, 3050, 2880। An 1800 watt AC is installed in an office space if the office is working for 8 hours a day या per day, and unit cost of electricity bill is RS 4 rupees, then the total electricity bill for 5 days, रुपया में बताना है कितना रुपया का कॉस्ट आएगा, मीन्स कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करना। ऑप्शन डी, ऑप्शन 2880। हाँ 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 2880 राइट। कैसे आया बताओ, मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पावर दिया हुआ था 1800 वॉट, जो दिया हुआ पहले लिख लो आराम आराम से, और एक दिन में जो है कितना टाइम हो रहा है, टोटल टाइम अगर 5 दिन का ले 8 आवर पर डे है, तो टोटल टाइम कितना यूटिलाइज होगा, 8 into 5 ना, 8 into 5, 40 आवर्स। और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, 4 rupees per unit, तो पर यूनिट, इसको हम क्या लिख ले, 4 रुपीज पर KWH, क्या किलोवाट। ठीक है, 4 रुपीज पर KWH। तो टोटल यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं, कितना यूनिट होगा, टोटल यूनिट कैसे निकालेंगे बताओ। सो पावर जो 1800 है इंटू 8 into 5 मतलब 40, तो मतलब हाँ, पावर 1800 इंटू टोटल टाइम इंटू डेज। हाँ, तो देखो एक यूनिट में 1 किलो वाट होता है, तो वाट यहाँ वाट दिया हुआ है तो किलो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1.8 किलो वाट KW, 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया आपका 1800 है कि 18000, सॉरी इसमें जो है ना 18000 कर लेना, फिर जाके आएगा 2880, 18000 किलोवाट, तो ये आ गया तुम्हारा 18 किलोवाट। An 18,000 watt AC is installed in an office space if the office is working for 8 hours a day and unit cost of electricity bill is RS 4 रुपया, then the total electricity bill for 5 days in rupees will be, हाँ यहाँ पे 18000 था,
ठीक है, तो 18,000 को हम लिख लिए 18 किलोवाट, तो 18 किलोवाट पी तो हो गया, और किलोवाट हो गया, और आवर कितना है हम लोग के पास, टोटल आवर 40, तो कितना हो गया बताओ, 18 इंटू 4, 720 किलोवाट आवर, और पर एक यूनिट का, ये किलोवाट आवर हो गया मतलब एक यूनिट, तो पर यूनिट का चार्ज है, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 720 इंटू 4 रुपया पर यूनिट, तो 4 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा, तो 700 इंटू 4 2800, और 20 इंटू 4 2880 आ जाएगा, 2880 करके। तो बेसिक सा फॉर्मूला था कि पावर पता है तुम्हारे को, और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये चीज है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, ये वाला चीज लगेगा। इस टाइप से जो है ना, सेम क्वेश्चन इस टाइप का गेट आईआईटी केजीपी ही 2006 में शायद एक बार दिया हुआ है। इसको मिटाएं, बताओ। Yes, sir. एक यूनिट इक्वल्स टू 1 kW आवर। गेट 2016 का क्वेश्चन। A solar photovoltaic system is proposed to be installed at the roof top of a hostel the cost of installation and the maintenance are 2,40,000, 2,40,000 and 6,000 respectively. It is expected that to generate 600 kilowatt hour of electricity per month, assume unit price electricity as INR 5 रुपया, or ignoring the discount rate, the payback year investment in
A solar photovoltaic system is proposed to be installed at the rooftop of a hostel. The cost of installation and the maintenance are INR 2,40,000 and INR, ये है तुम्हारा इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का, दोनों का सेपरेट सेपरेट है, 6,000 रुपया रिस्पेक्टिवली. इट इज द एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट 600 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ. एज्यूम यूनिट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आ रहा है INR 5 रुपया है. इग्नोरिंग द डिस्काउंट रेट, द पेबैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईयर. क्वेश्चन क्या है समझा? क्या है क्वेश्चन, थोड़ा समझाओ मेरे को भी. क्वेश्चन समझ में आएगा फिर जाके क्वेश्चन बनना चालू होगा. क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है? लिखिए क्वेश्चन. यही बता रहा है कि जितना कॉस्ट हमको इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पे जा रहा है, तो उसको हमको ओवर द पीरियड कितना पैसे में हमको कितना साल बाद, हाँ कितना हाँ साल कितना बाद साल बाद, हाँ तो इंस्टॉलेशन, हाँ रिकवर हो जाएगा. ठीक है सही. तो फर्स्ट नंबर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन लिख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कितना है? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है आपका 2,40,000, 240 ये 1000 में है. और एनुअल मेंटेनेंस कितना है? 6,000 ना? 6,000. ठीक है. और इलेक्ट्रिसिटी एक मंथ में कितना यूनिट खर्च करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला? 600. 600 किलोवाट आवर पर मंथ ना. और कॉस्ट कितना है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट? 5 रुपया पर यूनिट. 5. मीन्स 5 रुपया पर kWh. सर 8 ईयर में आ जाएगा. क्या हुआ? 8 ईयर्स में ना? 8 ईयर्स. यस सर. हाँ हाँ ओके. तो 12 एक मंथ में देखो 600 kWh, मतलब हम इसको यूनिट बोल दें तो एक मंथ में 600 यूनिट खर्च हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी. साल में तो 7200 हो गए. हाँ तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा देखो? 7200 7200 यूनिट्स लिख दें सीधा. 5 हो जाएगा. हाँ जी. और इंटू 5 हो जाएगा. टोटल कॉस्ट हो गया तुम्हारा, तो कितना आ गया ये? 36,000. हाँ 36,000 रुपया आ गया पर एनम करके ना. यस सर. अब इंस्टॉलेशन वाला चीज देखो. इंस्टॉलेशन वाला तो फिक्स है, 2 लाख कितना था? 40,000. हाँ 2,40,000 है. देखो 2,40,000 जो है 2,40,000 प्लस ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो आया है आपका, मेंटेनेंस कॉस्ट आया है कितना है? 6,000 पर है ना? 6,000 पर Yes, क्या करके, हाँ 6,000 कितना ईयर्स तक देना पड़ेगा कि ये वाला जो कॉस्ट आया है आपका 36 इंटू कितना ईयर्स तक, ये वाला इक्वेशन ये तो फिक्स है. और 6,000 कितना ईयर तक जो है ये मेंटेनेंस कॉस्ट रिकवर हो पाएगा इतना इंटू इतना ईयर वाला में. सर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ने मतलब साल में मैं 36,000 मेरे को आ रहा है. 6,000 मेरा मेंटेनेंस पे जा रहा है तो 30,000 आएगा. 30,000 को 240 से कर लूंगा, वो सीधा सीधा खत्म हो जाता है. हाँ वो ये भी सीधा सीधा, मतलब ये मैं कर रहा था फंडामेंटल सोच रहा था इसी करके. तो ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो. हाँ सर तो 30,000 आ जाएगा. 36 माइनस से हाँ 30,000 और y इक्वल्स टू 2,40,000 तो y बराबर 8 आ ऐसे भी करके जाएगा. आओ जो तुम बोले वो भी. हाँ कितना ईयर्स के बाद हो जाएगा. ठीक है. एक और है सेम टाइप का क्वेश्चन है. 2016 में दो बार इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है.
तो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करने वाला इक्वेशन बताओ। यस सर, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट पोटेंशियल एनर्जी। mgh वाला सर। हाँ, उसमें जो है ना नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्राई करना। एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है, ये इक्वेशन याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन वाला। काइनेटिक मास एनर्जी, इनटू ग्रेविटी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कंजर्व ये करते हैं, इक्वेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब चल रहा होता है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर एम जी mgh हाइट के। हाँ, तो एम एम अगर कैंसिल है तो वी बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh रूट अंडर 2g 2gh एच करके याद रखना वेलोसिटी। वी वेलोसिटी, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 जो भी होगा या 10 दिया रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हाइट हो गया। भी वेलोसिटी, जी ग्रेविटी वाला, और एच कितना हाइट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और वर्क डन क्या होता है, अगर देखें, सपोज करो कि ये यहाँ पे टैंक है और यहाँ से हाइट एच है, तो अगर यहाँ पे कोई पंप लगा हुआ है तो इसका वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन इसी के बराबर होगा ना, W इक्वल्स टू कितना मास चढ़ाया और कितना हाइट पे, तो एम जी एच करके। एम जी एच, जी तो फिक्स रहेगा तुम्हारा, कितना मास चढ़ा रहा है, कितना मतलब कितना हाइट है, एम टाइम्स ऑफ जी इंटू एच करके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन वो वाला। एक 2009 का क्वेश्चन देखो, गेट 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन। A microwave oven of 3 kilowatt operated for 30 minutes a hot water geyser of 1 kilowatt rating is operated for 15 minutes and 5 फ्लोरोसेंट लैंप जो है आपका 60 वाट का है, ये चलता है आपका आर ऑपरेटेड for 6 hours. The total power consumed in kWh 1.80, 3.55, 18.01, 35.50। टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना होगा बताओ, जब एक माइक्रो ओवन है 3 किलोवाट रेटिंग उस पे है और 30 मिनट के लिए वो यूज किया जाता है, और एक हॉट वाटर गीजर है 1 किलोवाट वाला, इसका ये 15 मिनट के लिए, और 5 फ्लोरोसेंट लैंप, 5 फ्लोरोसेंट लैंप है, 60 वाट रेटेड है और ये 6 घंटा तक जलाया जाता है। तो टोटल वाट पावर कंज्यूम्ड कितना होगा? 3.55 किलोवाट। 3.55 किलोवाट।
तो कैसे निकालें? गुड। पहले माइक्रोवेव के लिए 3 किलोवाट इंटू कितना 30 मिनट को हम डायरेक्ट KWH में पूछा हुआ है ना। देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में जो है ना, जो लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा ना, यूनिट पे जाना, यहाँ से बहुत सारा चीज का आइडिया मिलता है कि कहाँ पे क्या हमको गुणा करना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो बेसिकली ट्रैफिक वो ट्रांसपोर्टेशन वाला में और इलेक्ट्रिसिटी वाला में ये वाला बहुत हेल्प करता है, लास्ट वाला चीज की फाइनल आंसर किस में मांग रहा है। तो अगर तुमको फंडामेंटल वाला हो सकता है कि पता ना हो या भूल रहे हो, तो यहाँ से तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये KWH कहाँ से आएगा। तो KW यहाँ देखोगे, 30 मिनट यहाँ है, तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि ये लग रहा है कि यहाँ से किलोवाट इंटू आवर मीन्स यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक सा चीज है, छोटा छोटा चीज, तो ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। और सेम ट्रांसपोर्टेशन सब में भी होगा, तो स्पेशली ये वाला चीज लास्ट में देखने की कोशिश करना। वहां से अगर भूल भी रहे होगे फॉर्मूला, तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज मीन्स आइडिया लगने लगेगा। 3 किलोवाट इंटू 30 मिनट को हम हाफ आवर लिख दे रहे हैं, तो आ गया 1.5 KWH। माइक्रोवेव ओवन वाला काम खत्म। नेक्स्ट है आपका गीजर के लिए, कितना है इसका 1 किलोवाट और 15 मिनट है ना, तो 15 मिनट को हम 1/4 आवर लिख दें, तो 0.25 KWH। और टोटल लैंप है आपका कितना 5 और 60 वाट है, तो 300 वाट आ गया टोटल। 5 वाट है, 5 फ्लोरोसेंट लैंप है, 60 वाट का है, और इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट कर लें, और कितना आवर के लिए है 6 आवर के लिए है ना। तो ये कितना किलो वाट आ गया देखो 1.8 किलो वाट। 3 और टोटल करें तो माइक्रोवेव प्लस गीजर प्लस टोटल लैंप वाला, तो कितना आ गया 1.5 प्लस 0.25 प्लस 1.8 3.55 KWH ना। 5. हाँ, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो एक एक नंबर वाला क्वेश्चन अगर गेट में भी न्यूमेरिकल्स नया नया चीज अगर है आएगा मे भी, तो इस सब टॉपिक से क्वेश्चन मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन रेज कर सकता है। और ये सब क्वेश्चन फंडामेंटली भी तुम लोग सॉल्व कर लोगे, टफ ज्यादा तो होता नहीं है। एक गेट 2006 का क्वेश्चन लिखो। गेट 2006 IIT KGP के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। इन अ मल्टीपर्पज हॉल थर्टी ट्यूब लाइट ऑफ 40 वाट each are switched on for 5 hours. The electric meter will record a power consumption of 6 unit, 12 unit, 30 unit और D 60 यूनिट। यूनिट मतलब क्या KWH, जैसे ही KWH लिखोगे पता चल जाएगा। KWH Option वाट A. पता है, Option A. हाँ, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। टोटल KWH कैसे आ जाएगा, देखो टोटल KWH निकालना है अगर, तो 30 ट्यूब लाइट है, 40 वाट है, तो वाट को किलो में कन्वर्ट करें 1000, ये KW हो गया, और आवर तुम्हारा 30 40/105 6 यूनिट आ गया ना।
कोई दिक्कत? मिटाएं? Okay, sir. बताओ। नेक्स्ट देखो गेट 2021 का क्वेश्चन। A building is constructed on a plot measuring 70 meter by 40 meter. The utilized FAR जो था 1.5 है। Utilized FAR of the building is 1.5. FAR of the building is 1.5. An energy audit team found that average monthly electric bill of the building is INR 294,000. The unit cost of electricity bill is INR 7 रुपया per unit. The building energy index is kWh per meter square per year. देखो ये क्वेश्चन जो है ना, जिसको ये बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स, ये लास्ट में जो है ना, ये वर्ड एक नया टाइप का जो है जोड़ दिया है। जिसका पढ़ा हुआ है बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स क्या है वो तो बड़े आराम से कर लेंगे, बट कोई सपोज करो कि नया है, उसके लिए कोई ये बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स नया टर्म है, तो फिर तो वो उससे बनेगा ही नहीं कि ये नया वाला फॉर्मूला हम कहाँ से लाएं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये वाला टॉपिक हो या ट्रांसपोर्टेशन वाला, या बहुत सारा टॉपिक ऐसा है कि जो यहाँ पे यूनिट रहेगा ना, इससे बहुत सारा चीज मतलब आपको पता चलेगा। इस यूनिट से बहुत सारा चीज मतलब वहां से पता चलने लगेगा। kWh पर आवर पर ईयर करके है। तो हमको यहाँ से देखो टोटल कॉस्ट दिया हुआ था बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से, तो ये अगर बिल दिया हुआ है और 7 रुपया पर यूनिट है, तो यहाँ से हम लोग kWh निकाल सकते हैं, कि ये टोटल रेट दिया हुआ है और INR 7 रुपया पर यूनिट है, तो टोटल कितना यूनिट का ये 2,94,000 रुपया हुआ होगा। तो यूनिट मतलब kWh, हमको यहाँ से kWh पता चल जाएगा। और ये बाय मीटर स्क्वायर लिखा होगा, इसका मतलब ये हिंट ये कर रहा है कि टोटल प्लॉट का एरिया ये था और FAR इतना है, तो टोटल बिल्टअप एरिया ये मीटर स्क्वायर जो है इंडिकेट कर रहा है कि तुमको जाना पड़ेगा टोटल बिल्टअप एरिया पे। और पर ईयर इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला चार्ज पर मंथ था, कहाँ है बिल्डिंग का, ये पर मंथ था, पर एवरेज मंथली वाला ये चीज था, तो पर ईयर में कितना हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये वाला लास्ट वाला जो चीज है, इसको देख के भी हो सकता है क्वेश्चन, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो कैसे बनेगा प्लॉट एरिया? आपका दिया हुआ है 70 मीटर बाय 40 मीटर, मीन्स टोटल प्लॉट एरिया TP ये करके है, शॉर्ट में लिखो। टोटल प्लॉट एरिया ये है 2800 मीटर स्क्वायर, और FAR आपका कितना है 1.5 दिया हुआ है। तो TBA टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, TPA इंटू FAR,
2800 इंटू 1.5 दैट इज 4200 क्या? टोटल बिल्टअप एरिया ये निकाल लिया हम। मंथली इलेक्ट्रिक बिल कितना था देखो, 2,94,000 है पर मंथ करके, ठीक है। और एक यहां से ये हिंट दे रहा था कि एक यूनिट का जो कॉस्ट है ना ये 7 रुपया है, तो टोटल यूनिट एक मंथ में कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा होगा, तो हम टोटल यूनिट पर मंथ भी निकाल सकते हैं। टू 94,000 बाय 7 करेंगे तो ये तो जितना ये वैल्यू आएगा इतना यूनिट पर मंथ आ जाएगा, और इसी में जो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका पर ईयर करके। पहले पर मंथ निकालो कितना आ जा रहा है, 294 तो 42 यूनिट आ रहा है, 42,000। देखो यहां तक पर मंथ करके इतना यूनिट पर मंथ। और टोटल यूनिट कितना हो जाएगा एक साल में, 42,000 मीन्स 42,000 इंटू 12। एक मंथ में 42,000 यूनिट, तो 12 मंथ में 42,000 यूनिट इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 504,000 सर आंसर 120 किलो आ रहा। किलो हाँ किलो वाट आवर पर ईयर करके, ठीक है। और बाय मीटर स्क्वायर में है तुम्हारा, तो बाय मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहां से आ जाएगा आपका, बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स जो होता है ये है आपका टोटल जो यूनिट आया है पर यूनिट स्क्वायर मीटर में आता है। टोटल जो है आपका 504,000 अब बाय मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आ रहा है, तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना मीटर स्क्वायर है, 42,000। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स KWH पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में वैल्यू आ रहा है आपका 120 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर करके। तो बेसिकली जो है ना ये क्वेश्चन जो है इस अगर यूनिट को अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब वैसे यहाँ से पता चल गया कि बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल KWH बाय पर स्क्वायर मीटर एरिया में होता है। ये शायद डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ना बिल्डिंग एनर्जी इंडेक्स वाला, ऑटो क्विंसबर्गर में कोई पेज में जो है ये चर्चा किया हुआ है, एक टॉपिक है वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसी बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट किताब है ऑटो क्विंसबर्गर वाला, वो किताब पढ़ना, उससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल वाला, वेंटिलेशन वाला हो, एकॉस्टिक्स का हो, लाइटिंग का हो, या इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है। कौन सी बुक? सर और कौन हाँ सी बुक बताइए आपने, नाम क्या है? ऑटो क्विंसबर्गर वाली बुक मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसमें उतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट ये सब चीज जो है ना तुमको वहां मिलेगा, कुछ कुछ चीज मीन्स एकॉस्टिक्स वाला क्वेश्चन है या लाइटिंग वाला, बहुत सही किताब है और बहुत बार फॉलो करता है, मतलब गेट उसको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। क्या तो नाम है, बुक ऑफ ट्रॉपिकल आर्किटेक्चर करके है कुछ, ट्रॉपिकल हाउसिंग करके है वो बुक, ठीक है। सर वाली बुक तो तो इस उनकी सीपी कुकरेजा की है। हाँ एक तो ट्रॉपिकल वाला तो CP कुकरेजा वाला है, इसमें भी कुछ है लिखा हुआ हाउसिंग से रिलेटेड, क्लाइमेटोलॉजी कुछ करके देखा। ऑटो क्विंसबर्गर इतना पता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी क्वेश्चन था खत्म हो गया, इतना ही है बस इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वाला। और सर्विसेज में एक चीज बच गया है आपका, सेप्टिक टैंक वाला क्वेश्चन। एक बार रिवाइज करा दो, फॉर्मूला क्या क्या था, V ओम्स लॉ क्या था, V बराबर IR। पावर का फॉर्मूला बताओ, 3-4 फॉर्मूला जो था।
बताओ। P बराबर वी आई और आई स्क्वायर आर। हाँ, जो भी 3-4 फॉर्मूला है उसको याद रखना। हाँ, वी स्क्वायर बाय आर। और अगर एनर्जी में देखें तो एनर्जी वाला फॉर्मूला W is equals to इलेक्ट्रिकल P एनर्जी, into T. हाँ वो वाला फॉर्मूला याद रखना, W इक्वल्स टू P इंटू टी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट। और ये ही सब फंडामेंटल छोटा छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो इसमें मुझे जो लग रहा है कि वो FAR टोटल प्लॉट एरिया की बात करेगा, FAR करेगा, टोटल बिल्टअप एरिया निकाल लेना, मींस फंडामेंटल जाएगा वो। हाउसिंग का भी मर्ज करेगा, पर यूनिट, एक यूनिट वाला भी याद रखना, एक यूनिट बराबर कितना KWH, एक KWH, ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगाएगा। मींस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाएगा वो। तो घबराना नहीं है, हो सकता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा लगे, बट फंडामेंटल और इस सब टाइप के क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो या ट्रांसपोर्टेशन वाला हो या हो सकता है वेंटिलेशन वाला में, तो यूनिट वाला पे जाना, लास्ट में किस में पूछ रहा है आंसर, उससे बहुत सारा चीज, अगर तुम फॉर्मूला भूल भी रहोगे ना तो उससे आइडिया लग जाएगा कि ये बाय ये होगा तो ये बाय ये होगा, और अगर याद रहेगा तो फिर तो बन ही जाएगा। देखते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक सेप्टिक टैंक वाला बच गया, उसके बाद ओवर करेंगे सर्विसेज को। फिर CPM पार्ट या स्ट्रक्चर, कौन सा टॉपिक लाया जाए? Sir, CPM part structure. स्ट्रक्चर्स करते हैं फिर CPM स्ट्रक्चर कर देते हैं सर। अभी 3-4 टॉपिक मेजर बचा हुआ है तुम्हारा। लाइटिंग वाला है, CPM पार्ट वाला मैनेजमेंट वाला है, और स्ट्रक्चर्स वाली है ट्रांसपोर्टेशन वाला। ये तीनों चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी 1-2 दिन के लिए मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा, बट ट्राई करते हैं कि हम रात में कर लें अपना सब असाइनमेंट सब बना ले, क्योंकि कुछ कुछ जमा भी करना पड़ता है ना, क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, फिर जाके हमको बताना पड़ता है। तो बताओ मैनेजमेंट या स्ट्रक्चर? मैंने देखो मैनेजमेंट वाला में, CPM पार्ट वाला में मैं बता दे रहा हूँ, दोनों में CPM पार्ट तुम लोग प्रैक्टिस करना। बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, नेटवर्क डायग्राम बनाने का कोशिश करना। बेसिक नेटवर्क कैसे बनता है वो दिया रहेगा ABCD करके, तो नेटवर्क बनाना। और दूसरा नंबर क्रिटिकल वो टोटल टाइम कितना लग रहा है वो वाला चीज। तो नेटवर्क बनाने पे ज्यादा फोकस करना, नेटवर्क बनाने वाला, और स्लैक या फ्लोट वाला पूछ सकता है, या नहीं तो डायरेक्ट TPTOTM वाला फॉर्मूला छोटा सा था वो वाला चीज, और टोटल ड्यूरेशन वाला कि कितना लगेगा, मतलब ये वाला चीज। तो CPM पार्ट में 2-3 चीज है इंपॉर्टेंट। बेसिकली है बहुत सारा चीज इसमें भी, बहुत इतना ही नहीं है CPM पार्ट, बहुत सारा चीज है इसमें भी, बट जो मेन चीज है कि तुमको नेटवर्क बनाना आना चाहिए, फ्लोट या सिलेक्ट वाला निकालने के लिए आना चाहिए, और वो टी वाला कितना ड्यूरेशन लग रहा है, क्रिटिकल पाथ मेथड वाला, या ये चीज निकालने के लिए। और स्ट्रक्चर वाला मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाला जब भी स्टडी करो तो डायरेक्ट जो है जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वाला सबका, सिंपली सपोर्टेड के लिए हो, या सिंपली सपोर्टेड पे UDL वाला हो, या सिंपली सपोर्टेड पे UVL वाला हो। UVL वाला शायद है नहीं हम लोग के सिलेबस में, समझ गए ना, कैंटिलीवर वाला हो, या और भी कुछ है 5-7 फॉर्मूला। तो डायरेक्ट इसका जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखो और डायरेक्ट एक बार में कर लो क्वेश्चन सारा का सारा। इसी में आ जाता है तुम्हारा डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला, उसका फॉर्मूला EI, वो जो इसका डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला आता है स्लोप डिफ्लेक्शन वाला, तो ये वाला देख लो। हाँ, इंपॉर्टेंट वाला चीज है तुम्हारा ये सब चीज देखना, रेक्टेंगल के लिए कितना हो, ये सर्कुलर के लिए कितना होता है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब इसका वैल्यू देख लेना। ताकि वो उसके बाद इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन आएगा, तो वो आएगा तुम्हारा फ्लेक्चर इक्वेशन से, नेफेयर वाला फ्लेक्चर इक्वेशन, और ये डायरेक्ट SFT BMD वाला डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला, UDL हो, UVL हो, सिंपली सपोर्टेड हो, बीच में लग रहा है, या यहाँ पे लग रहा है, A डिस्टेंस पे लग रहा है, B डिस्टेंस पे लग रहा है, ऐसे करके ये सब सारा चीज देख लेना, ठीक ना। तो CPM पार्ट में 2 चीज पे हम लोग टारगेट करेंगे। एक तो नेटवर्क बनाने वाला कैसे बनाया जाता है, उसका भी 4-5 एग्जांपल लेंगे, टफ भी लेंगे और इजी वाला भी लेंगे, और उसके बाद ड्यूरेशन निकालने वाला चीज, और स्ट्रक्चर वाला में ये सब जो स्टैंडर्ड्स है, और फ्लेक्चर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे इसमें। तो बेसिकली यही चीज जो है वो पढ़ना। और बच गया तुम्हारा लाइटिंग इल्यूमिनेशन वाला। लाइटिंग इल्यूमिनेशन वाला में जो है तुम्हारा जो फंडामेंटल 4-5 के ऊपर वाला फॉर्मूला है, लुमिनेंस प्लस इंटेंसिटी, वो सब वाला क्वेश्चन, लुमिनस इफिकेसी, इफिशियंसी, ये सब चीज,
और उसके बाद कौन सा चैप्टर बच गया तुम्हारा? ट्रांसपोर्टेशन वाला, बेसिक कैपेसिटी वाला है, वॉल्यूम वाला है, या व्हीकल पर आवर वाला, जो भी क्वेश्चन है वो सब सारा चीज छोटा छोटा फॉर्मूला है। सीपीएम पार्ट, स्ट्रक्चर, और हाँ एक वेंटिलेशन वाला बच गया है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वाला चीज, यू वैल्यू, आर वैल्यू, के वैल्यू करके सारा चीज हो जाएगा, ठीक है ना। डरने का बात नहीं है, बहुत टाइम है अभी भी। सर आप वो बुक का पीडीएफ शेयर करोगे आज? फोटो क्वींस बर्गर वाली देखता हूँ, यस। अगर मिल जाती है तो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है। वैसे हाँ, वैसे वही किताब बस मेरे पास नहीं है, बाकी सारा किताब है मेरे पास, तो वो ऑर्डर कर दूंगा मैं भी। वो किताब बहुत सही किताब है, मीन्स बहुत जेन्युइन किताब है आर्किटेक्चर के लिए। चलो फिर मिलते हैं। मैं अनाउंस कर दूंगा कल और परसों 2-3 साइट विजिट अभी हैं मेरे, तो मे भी हो सकता है कि आगे पीछे है, बट क्लास होगा पूरा का पूरा, हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे न्यूमेरिकल वाला, ठीक ना। ये जैसे भी करके हो, रात हो दिन हो, कैसे भी करके मैं कंप्लीट करा दूंगा। और टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन जहाँ से ज्यादातर पूछा जाता है, जहाँ से आने का चांसेस है, बस वो चीज पढ़ेंगे। और हाँ, थ्योरी वाला चीज मैं इसमें बताना भूल गया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला में जो है वो सब चीज पढ़ लेना। ये क्या बोलते हैं, एनर्जी इफिशियंसी रेशियो, EER वाला चीज, और एक केबल वाला जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कितना दूर पे होना चाहिए, वर्टिकल वाला कितना होना चाहिए, 3 फेज, सिंगल फेज वाला, बस यही 2-3 चीजें थ्योरी में पढ़ना, बाकी और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वाला तुम न्यूमेरिकल्स लगा लिए हो तो इट्स एनफ, ये इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाला। ओके, तो फिर मिलते हैं, चलो। थैंक यू सर।